हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अपनी यूपी पीईटी 2023 को लक्ष्य को पाने के लिए अब मात्र हमारे पास एक माह का समय शेष है। तो मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए और आपका लक्ष्य जो है वो एक अच्छे परसेंटाइल पाने का होना चाहिए, जिससे आप यूपी ट्रिपल एससी आने वाली सभी वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के मॉक टेस्ट की, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? पहला प्रश्न है आपका। तो इसमें ऑप्शन है बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह या रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1926 में लाहौर में इस सभा की स्थापना की गई थी, नौजवान भारत सभा की। और इस सभा का स्थापना का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं को संगठित करना, उनके अंदर राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना को जागृत करना इस सभा का उद्देश्य था, जिसे भगत सिंह द्वारा 1926 में लाहौर में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है यमुना, सतलज, चंबल या झेलम। तो इसका यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध लड़ा गया था, और इसीलिए इसे झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था। किसने? पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था। और इसे एक नाम से भी और जाना जाता है, हाई डेस्पीज युद्ध के नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? हाई डेस्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है झेलम युद्ध, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच, जिसमें किसकी जीत हुई थी? जिसमें पोरस की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। ठीक है, 1858 ईस्वी में अपनाई थी। और इसमें जो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इस नीति को अपनाया था, जिसमें अंग्रेजों ने भारत की जनता को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया था। तभी इस नीति का नाम पड़ा है फूट डालो और शासन करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है बैरम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खान या अकबर और राणा प्रताप। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खान और हेमू। ठीक है, बैरम खान और हेमू के मध्य जो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर के सेनापति बैरम खान जीत गए थे, और हेमू जो इनका अन्य नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, उन्हें हेमू कह के संबोधित किया जाता है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, जिसमें अकबर का जो सेनापति था उसकी जीत हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान और हेमू। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मुगल काल में सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए गए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले मुगल काल में सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह या हुमायूं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री थे। कौन? राजा टोडरमल। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक भी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ताओ धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो यहाँ आपका राइट आंसर है, पाली कैनन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। और यह पाली के सिद्धांतों का एक मानक संग्रह है। क्या है? पाली के सिद्धांतों का एक मानक संग्रह है पाली कैनन, सिद्धांतों का
मानक संग्रह किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका हेलिओडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलिओडोरस स्तंभ जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है हेलिओडोरस का स्तंभ। ठीक है, और ये पत्थर से निर्मित एक प्राचीन स्तंभ है। हेलिडोरस कौन था? तो आपको बता दें हेलिओडोरस जो तो प्राचीन भारत का एक यूनानी राजनेता था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है चाणक्य, आर्यभट्ट, बराहमिर। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या अवध के नवाब। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। मीर जाफर ने 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने जो था वो मीर जाफर को रिश्वत दी थी और उसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया था। इसलिए मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, जिससे सिराजुद्दौला को हार का सामना युद्ध में करना पड़ा था। तो आपका राइट आंसर है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को 1757 के प्लासी युद्ध में धोखा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त। तो यहाँ आपका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। आपका राइट आंसर है नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। और इन्होंने 1893 में जो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, 1893 में शिकागो का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब इन्होंने सम्मेलन में, शिकागो के कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 में इन्होंने शिकागो का जो सम्मेलन था वहां भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, किसने? सिंगापुर में स्थापना की थी स्वतंत्र भारत की एक अंतरिम सरकार की, जिसे आजाद हिंद के नाम से भी जानते हैं। और कब की थी? तो आपको बता दें 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? ऑप्शन है निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र या निर्वाचन परिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग जो है वो उत्तरदायी होता है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। ठीक है, अनुच्छेद 75 में ये वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो एक राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा
किस में दिया गया है? आपसे पूछा किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है वो है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में है ये। क्या? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है वो हमें 7वीं अनुसूची के अंतर्गत देखने को मिलता है और 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है गुजराती, डोगरी, राजस्थानी या कश्मीर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में भाषाएं जो सम्मिलित हैं उसमें नहीं है। कौन सी राजस्थानी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपको नजर आ रहा है, महबूब उल हक। ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही 1990 में पहला मानव विकास सूचकांक जो है वो तैयार किया था। किसने? महबूब उल हक ने। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो आपका नई दिल्ली में इस आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 में। अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? जिसे हम IRDAI के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय है आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन आपके हो जाएंगे सुंदरबन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड या कांगो बेसिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन है। कौन सा सुंदरबन है? जिसे गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। कौन सी? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि है सुंदरबन। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या है? जर्नल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का तात्पर्य है ग्रीनविच मीन टाइम से है और ग्रीनविच टाइम से अपना जो इंडियन भारत का मानक समय है वो 5:05 आगे है। अपना भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का मानक समय, वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? 1999, 2000, 2009 या 2015। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 1999 में। तारीख है आपकी 22 जून 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन लेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमने अपने चैनल पे जो है जीके की पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, 30+ उसमें मॉक टेस्ट है। वहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। एक प्रॉपर तैयारी आपकी जीके की यूपीपीटी के लिए हो जाएगी, क्योंकि हमने एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक की पूरे सभी क्वेश्चन वहां पे कराए हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीके की तैयारी आप वहां से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, खैबर दर्रे किन देशों से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान या अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, खैबर दर्रा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आपसे ये पूछा है अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके हो जाएंगे कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है या मालाप्रभा नदी पे है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर आपके अलमाटी बांध है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में पड़ता है अलमाटी बांध। इसका अन्य नाम अगर आपसे बात करें तो इसे लाल बहादुर शास्त्री
लाल बहादुर शास्त्री नामक बांध से भी जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं अलमाटी बांध को। तो कहाँ पर है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? सिलंबम, थांगता, कलरीपायथु या थोड़ा? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर सिलंबम। ऑप्शन नंबर ए सिलंबम जो है वो तमिलनाडु से जुड़ी एक मार्शल आर्ट का रूप है। क्या? सिलंबम। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो आपको नजर आ रहा है, देविका रानी जो थी उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। जब से ये स्टार्ट हुए थे, कब से? 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अवार्ड है वो शुरुआत हुए थे। और उसी साल देविका अभिनेत्री जो थी देविका रानी, उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो जाएगा, सिरका किसका व्यवसायिक नाम है? तो आपका ऑप्शन है ऑक्सैलेट अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर सी, सिरका का व्यवसायिक नाम एसिटिक अम्ल है। क्या? एसिटिक अम्ल है, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं सिरका को। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, डायनेमो का क्या कार्य है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। डायनेमो का जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का होता है। ठीक है, क्या होता है? डायनेमो जो है आपको वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एम्पियर मात्रक है, आपसे ये पूछ रहा है एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन में है आपकी प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। कौन सा? विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है एसआई। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 33 आपको नजर आ रहा है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोनोलॉजी, फ्रोनोलॉजी, ऑनरोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी? तो आपका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, स्वप्नों का अध्ययन जो है वो ऑनरोलॉजी कहलाता है। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि जो पढ़ते हैं उनके लिए, पढ़ने के लिए 30 मिनट की वीडियो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप उसे पूरा देखिए, आप स्पीड से देख लीजिए लेकिन पूरा देखा कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम वहां पर जो एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा वो किस लेवल करेगा ये तो आपको भी नहीं पता है। इसीलिए प्लीज जो मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो है वो पूरा देखा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है 72 बार, 120 बार, 100 बार या 50 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने का घोषणा की है गुजरात ने। ठीक है, क्या? कमलम फ्रूट। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, केरल या उत्तर प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, तब पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जिसमें आंध्र प्रदेश का जो प्रतिशत है, आंध्र प्रदेश में कम से कम ये 96% पड़ती है और तमिलनाडु में जो है वो मात्र 4% पड़ती है। तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 सितंबर, 10 मार्च, 12 जनवरी या 11 जुलाई। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो 2023 की थीम भी आपसे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस बार की थीम थी नेवर टू अर्ली, नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, नेवर टू अर्ली और नेवर टू लेट इस बार विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम थी, जो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा या पतंजलि? तो आपका राइट आंसर है पोस्ट ऑफिस जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है पोस्ट ऑफिस। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन 39 है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ए पैसेज टू इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है ये भी बहुत फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप पता याद कर लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जो सफेद पट्टी है वो किस बात का संकेत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सफेद रंग वैसे भी शांति का प्रतीक होता है, तो शांति और सत्य का प्रतीक है सफेद पट्टी। किसकी? शांति और सत्य की। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 41 से आपका छपेली लोक नृत्य आपसे पूछ रहा है कि छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है छपेली नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है प्रसिद्ध छपेली। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 42 आपका, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। कब कराया था? 1440 से 1448 के मध्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे? ऑप्शन है पुरुषोत्तम, चोडगंग, नरसिंह प्रथम या कपिलेंद्र? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह प्रथम ने पूर्वी में स्थित कोणार्क का जो विशाल सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कराया था। कब? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी 1238 से 1264 के मध्य इस मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, 29 सितंबर 2023, ये करंट का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम रखी गई थी। केयर हर्ट, सेफ हर्ट, यूज हर्ट, नो हर्ट, सेफ हर्ट, ऑलवेज केयर, यूज हर्ट या प्योर हर्ट? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व हृदय दिवस की थीम थी यूज हर्ट एंड नो हर्ट, अपने हृदय का उपयोग करें और उसे जानें। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 आपका, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो जो वीरांगना दुर्गावती है वो भारत का आपका 54 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 54 नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 आपका, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। ब्लड कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, इससे ब्लड कैंसर से। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कौन ही व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के नए निदेशक पावर बने हैं? ऑप्शन है आपके रविंद्र चौहान, राजेंद्र सिंघवी, तजिंदर गुप्ता या श्रवण चौटाला? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तजिंदर गुप्ता। कौन बने हैं? तजिंदर गुप्ता जो है वो हाल ही में भेल के नए निदेशक पावर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने निम्न में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक से नहीं, नीरज चोपड़ा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। ज्यूरिख डायमंड लीग में इन्होंने 58.71 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हाल ही में विश्व कप 2023 का टाइटल मैग्नस कार्लसन ने जीता है? किस विश्व कप चैंपियनशिप का 2023 का टाइटल मैग्नस कार्लसन ने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जो कि बैडमिंटन के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इन्होंने बैडमिंटन विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे आपका,
कि हाल ही में यूक्रेन के संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पे कितने मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है? 69 मिलियन रूबल, 75 मिलियन रूबल या 56 मिलियन रूबल या 3 मिलियन रूबल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। गूगल पर 3 मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया गया था गलत जानकारी देने के लिए। कितना? 3 मिलियन रूबल का। एक ही क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में किसने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, आंसर जरूर करिएगा कमेंट कि हाल ही में निम्न में से किसने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है। करंट अफेयर है तो देखते हैं आपकी करंट अफेयर कितनी तेज है। तो जो कमेंट करेगा उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, और आप सिर्फ आप ही के लिए ये बनाए जा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक है। तो आप वीडियो देखिए, तैयारी करिए, ठीक है, और ऑल द बेस्ट है आपकी तैयारी के लिए। तो फिर कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।